नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उस दौर में चलेंगे जब भारत का पहला महान साम्राज्य बना। ये कहानी है रणनीति की, महत्वाकांक्षा की और एक ऐसी कमाल की पार्टनरशिप की जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इतने सारे राज्यों के बीच एक अकेला किंगडम उठा और उसने लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक कर दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की पड़ताल करते हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि मगध ही क्यों पावर सेंटर बना। फिर उस उथल-पुथल वाले माहौल को जानेंगे जिसने इस बदलाव की जमीन तैयार की। और हाँ, फिर मिलेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य की उस जोड़ी से जिसने मौर्य वंश की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उस वक्त प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। मतलब 16 बड़े-बड़े राज्य जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन इन सब में से सिर्फ एक यानी मगध की किस्मत में लिखा था सबसे ऊपर पहुंचना। तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? इसका पहला जवाब छिपा है जमीन में। मगध गंगा के मैदानों में था, जो कि बेहिसाब उपजाऊ इलाका था। खेती से इतनी ज्यादा आमदनी होती थी कि राजा एक बहुत बड़ी और परमानेंट आर्मी रख सकते थे, और उस जमाने में ये एक असली गेम चेंजर था। लेकिन बात सिर्फ अनाज की नहीं थी। मगध के पास लोहे के भी बड़े भंडार थे, जिससे बनते थे उस दौर के सबसे बेहतरीन हथियार और औजार। और तो और, यहाँ थे हाथी। जी हाँ, प्राचीन दुनिया के असली टैंक्स, जो किसी भी लड़ाई का पासा पलट सकते थे। और उनकी प्लानिंग देखिए कितनी शानदार थी। उनकी राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब एक नेचुरल किला। और बाद में जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, वो तो एक जल दुर्ग था, यानी पानी का किला, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से नदियों के किनारे होने की वजह से ये व्यापार का भी एक बड़ा सेंटर बन गया। तो मगध बहुत ताकतवर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत पर एक बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा था। असल में एक नहीं बल्कि 2 तूफान एक साथ आ रहे थे। एक अंदरूनी, एक भ्रष्ट राजा की वजह से, और दूसरा बाहरी, एक विदेशी हमलावर के रूप में। उस वक्त मगध पर नंद वंश का राज था, और उनकी फौज, अरे बाप रे, सोचकर देखिए, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 लड़ाकू हाथी। किसकी हिम्मत थी कि इनसे सीधे टकरा जाए? पर इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद नंद राजा धनानंद को उसकी अपनी ही प्रजा पसंद नहीं करती थी। वो बहुत जालिम था, बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था। लोगों के दिलों में एक गुस्सा था जो बस उबल रहा था। ये माहौल किसी भी क्रांति के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और जब अंदर ये सब चल रहा था, तभी बाहर से एक और तूफान आ गया। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत आधम का। उसने राजा पोरस को तो हरा दिया, पर जब उसकी सेना व्यास नदी तक पहुंची तो उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सैनिक थक चुके थे और उन्होंने नंदों की खौफनाक सेना के बारे में सुन रखा था। और इस तरह सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब वहां कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ये एक ऐसा मौका था जिसका किसी को बेसब्री से इंतजार था। और इसी उथल-पुथल और कंफ्यूजन के बीच से निकले 2 ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक नौजवान योद्धा और एक माहिर रणनीतिकार। वो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी शुरुआत को लेकर आज भी रहस्य है। कुछ सोर्स जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं कि वो एक शाही क्षत्रिय परिवार से थे। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और ग्रीक सोर्स कहते हैं कि वो एक साधारण परिवार से आए थे। और यही रहस्य उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। और चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। एक ब्रिलियंट स्कॉलर जिन्हें नंद राजा ने बेइज्जत किया था, और उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो चिंगारी देखी जो उनके बदले की आग भी थी और भारत का भविष्य भी। और उनका प्लान बिल्कुल सीधा और शानदार था। पहला कदम, उत्तर पश्चिम में सिकंदर के जाने से जो खलबली मची थी, उसका फायदा उठाकर एक आर्मी तैयार करो। दूसरा कदम, सीधी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करो और नफरत झेल रहे धनानंद को गद्दी से उतार दो। और हुआ भी वही। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और भारत के पहले महान साम्राज्य का आगाज हुआ। अब देखिए, सत्ता पर कब्जा करना एक बात है और एक मजबूत साम्राज्य बनाना बिल्कुल दूसरी।
तो चलिए अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने इस जीत को एक विशाल और वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर में कैसे तब्दील किया। चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सिकंदर का जनरल सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने उसे हराया और फिर एक जबरदस्त संधि हुई। चंद्रगुप्त को आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का इलाका मिल गया और इस डील को पक्का करने के लिए उन्होंने सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में दिए। ये पावर और डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण था। अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के बाद चंद्रगुप्त ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। अपनी 6 लाख की विशाल सेना के साथ उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। इतिहास में पहली बार एक साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चलता है? इसके 2 बड़े कमाल के सोर्स हैं। एक तो है खुद चाणक्य की लिखी किताब अर्थशास्त्र, जो कि राजकाज चलाने की एक पूरी गाइड बुक है, और दूसरा है एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की इंडिका, जो हमें मौर्य साम्राज्य का एक बाहरी नजरिया देती है। मौर्य प्रशासन एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम करता था। एक जरूरी अधिकारी था समाहर्ता, जो टैक्स कलेक्शन का हेड था। इसे आज के वित्त मंत्री जैसा समझ सकते हैं, जो पूरे साम्राज्य की कमाई का हिसाब रखता था। फिर एक और अधिकारी था सीताध्यक्ष। ये सरकारी जमीनों जिन्हें सीता कहते थे, उनका सुप्रिटेंडेंट था। इससे पता चलता है कि राज्य खुद खेती बाड़ी और इकोनॉमी के मैनेजमेंट में कितना ज्यादा इन्वॉल्व था। चंद्रगुप्त की जिंदगी की शुरुआत जितनी नाटकीय थी, उनका अंत उससे भी कहीं ज्यादा असाधारण था। चलिए इस महान राजा के आखिरी अध्याय और उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत क्या है? वो भारत को एक करने वाले पहले सम्राट थे। उन्होंने एक विशाल और कुशल साम्राज्य बनाया, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने सल्लेखना की प्रथा से यानी उपवास करके अपनी इच्छा से देह त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त ने लोहे और रणनीति के दम पर एक साम्राज्य बनाया। पर क्या किसी साम्राज्य की महानता सिर्फ उसकी सीमाओं और सेना से नापी जाती है? यही सवाल हमें सीधे उनके पोते अशोक महान की कहानी तक ले जाता है, जो इस लोहे के साम्राज्य को उठाएगा और उसे विवेक और धम्म की एक नई पहचान देगा।